नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी के ज्योग्राफी क्लास 8 ज्योग्राफी की क्लास 8 का मटेरियल या अध्ययन सामग्री लेके आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, आप लोगों को एक सूचना बता दें कि पीसीएस की वैकेंसी आई है। आरओ लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आने वाली है, करीब 500 पद आएंगे तो 350-400 विज्ञापन, लेकिन ये 500 के ऊपर होने वाले हैं। और एआरओ के लिए ज़्यादा पद हैं, आरओ के लिए कम पद हैं, लेकिन एआरओ के लिए ज़्यादा पद है, क्योंकि एआरओ की सीट जो है सचिवालय में बहुत ज़्यादा खाली है। तो एआरओ की वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप लोग टाइपिंग, और ये वैकेंसी बहुत तेज होगी, ये मान चलिए 6 महीने में ये क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग जो लोग एआरओ में अपना एलिजिबल हैं, ओ लेवल या पीजीडीसीए की डिग्री है समकक्ष योग्यता, वो टाइपिंग पे बराबर ध्यान दें। टाइपिंग के साथ साथ जीएस पे भी फोकस करें, ताकि प्री पास हो जाए और प्री के बाद मेंस पे ध्यान दें। पीसीएस 26 में ठीक ठाक पद हैं, कम से कम 1000 पद जाएंगे। आपका हाई कोर्ट आरओ की भर्ती आ ही चुकी है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से अनेक लोअर की भर्ती अगस्त में, उसके पश्चात या उसके पहले कई एग्जाम होने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ें जब तक क्लियर नहीं रहेगा, आपका प्रश्न गलत होगा। छोटे छोटे वीडियो आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट में अगर आप कोई अच्छी जानकारी पा रहे हैं, तो आप कृपया वीडियो पूरा देखा करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक, ताकि हम भी अच्छे से मेहनत करके और वीडियो बनाते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संसाधन और विकास। संसाधन क्या है? किसी वस्तु, पदार्थ, ऊर्जा, विचार या सेवा की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हुआ संसाधन कहलाता है। संसाधन के प्रकार: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। देखिए, प्राकृतिक प्रकृति देती है, मानव निर्मित जो मनुष्य बनाता है, और मानव स्वयं में एक संसाधन है। जैसे भारत को युवा आबादी का एक संसाधन माना जाता है कि भारत की युवा आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो एक संसाधन के रूप में भी है। ठीक, कभी कभी मेंस में या जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलता है: जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज। मानव निर्मित में क्या है? सड़क, पुल, मशीन, भवन उपयोग। और मानव संसाधन में क्या समझिएगा? मानव का ज्ञान, भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, अनुभव, उसकी कार्य क्षमता या मानव के संसाधन। जैसे एक मानव है, ठीक, अगर शिक्षित है तो देश के जीडीपी विकास में योगदान देगा, क्योंकि वह अच्छे रोजगार, चाहे प्राइवेट करे या सरकारी करे। स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो भी अच्छा रोजगार और कार्य कर सकता है। कौशल है तो और अच्छा करेगा। और कार्य क्षमता उसकी, वह कितना कार्य करने में सक्षम है। ठीक, ये मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो भागों में बढ़ते हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जो बार बार नवीकृत हो जाते हैं, जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा, पवन, ये समाप्त नहीं होते, ये किसी न किसी रूप में प्रयोग किए जाते रहते हैं। अनवीकरणीय जो सीमित मात्रा में है, एक बार उपयोग कर लिया तो समाप्त होने लगते हैं। जैसे कोयला, कोयले का जितना दोहन करते जाएंगे समाप्त होता जाएगा। कोयले बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसलिए ये अनवीकरणीय में आते हैं। ठीक, प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल या वस्तु के निर्माण की नवीनतम ज्ञान की तकनीक जो होती है, वही प्रौद्योगिकी है। महत्व क्या है? संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है प्रौद्योगिकी, जीवन स्तर में सुधार करती है, नए संसाधनों का निर्माण करती है। ये चारों बातें याद रखिएगा प्रौद्योगिकी संबंधित। संसाधन का भंडार, उपयोग के लिए उपलब्ध मात्रा है। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग, भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना होता है। कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण। ट्रिपल आर की थ्योरी भारत में दी गई है: रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। ठीक, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ऊर्जा संरक्षण। सतत विकास क्या है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना ही सतत विकास है। ठीक, सतत विकास की परिभाषा एक सामान्य सी है
कि वर्तमान पीढ़ी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करो, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो भविष्य की है, उसकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखो। सभी नवीकरणीय संसाधनों का सतत उपयोग, जैव विविधता का संरक्षण देना, पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम करना, संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, जन भागीदारी, भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा। संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास ही एक सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य की एक कुंजी है। आप जब मेंस लिखते हैं, ठीक, जब आप मेंस लिखते हैं तो ऐसे कोटेशन टाइप का व्यक्त जब ये सब लिखते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा बनता है, ठीक। इसलिए इस बातों को नोट करके लिख लिया करिए। जब भी मेंस का आपका एग्जाम रहे, इसको एक बार ससरी निगाह से देख लीजिए, तो आपका उत्तर बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संसाधन पे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है मैंने बताया, जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी संसाधन जो मानव जीवन, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए उपयोगी हैं। मृदा है, भूमि है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्यजीव है। भूमि क्या है? भूमि मानव सभ्यता का आधार है। कृषि, उद्योग, परिवहन, आवास, खनन, वानिकी सभी भूमि पर ही निर्भर हैं, ठीक। दूसरा है मृदा। पृथ्वी की ऊपरी पतली परत जो होती है, खनिजों, कार्बनिक पदार्थ जलवायु में उपस्थित होती है, मृदा कहलाती है, ठीक। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 30% भाग पर ही भूमि है। 70% पे क्या है? महासागर। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या इस 30 में से, अगर इस 30 को हम 100 मान लें तो उसमें से भी 30% पे ही सघन जनसंख्या पाई जाती है। से 70% पे बिरल या मरुस्थलीय पहाड़ी पठारी क्षेत्र हैं, ठीक। पृथ्वी लगभग 71% भाग पर जल से ढका है। कुल जल का 97% भाग खारा है, केवल 3% भाग ही उपयोग के लायक है, ठीक। मृदा निर्माण में सहायक क्या होता है? देखिए, जलवायु, समय, स्थलाकृति, जैविक पदार्थ और मूल शैल, ये मृदा निर्माण के सहायक तत्व हैं। मृदा निर्माण के कारक तत्व हैं क्या क्या? मूल शैल, जहाँ पे मृदा निर्मित हो तो वहाँ का शैल प्रकार कैसा है, जलवायु कैसी है, समय लगता है मृदा निर्माण में, समय प्रबंधन, स्थलाकृति कैसी है, जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक क्या? भौतिक कारक, मानवीय कारक। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल उपलब्धता और खनिज। मानवीय, जनसंख्या, तकनीक का विकास, आर्थिक विकास। जब भूमि का उपयोग किस तरह से करेंगे आप? अगर वहाँ जनसंख्या है तो उसका विदोहन करने का प्रयास करेगी। अगर कोई तकनीक विकसित है तो मृदा के रूप को बदला जा सकता तथा आर्थिक विकास। भूमि क्षरण कैसे होता है? वनों की कटाई करने से, अतिचराई, अनियोजित शहरीकरण, खनन, औद्योगिकरण, रासायनिक और उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। परिणाम क्या होता है? तो परिणाम यह होता है कि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, मृदा अपरदन बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन में कमी हो रही, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बाढ़ और सूखा की संभावना बढ़ रही है। भूमि संरक्षण उपाय क्या है? तो वनीकरण किया जाए, मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, भूमि का पुनर्वास हो, नियंत्रित चराई, जो अतिचारण भारत में है उसे कम किया जाए, वैज्ञानिक कृषि पद्धति का उपयोग किया जाए, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाए। मृदा अपरदन, जल, वायु, वनों की कटाई, अतिचराई और ढालों की अनुचित खेती। परिणाम, उर्वरता कम होती है, कृषि उत्पादन में गिरावट, बाढ़ की संभावना बढ़ती है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है। इसकी मुख्य विधियां क्या हैं? मल्चिंग विधि, ठीक, सीढ़ीदार खेती, समोच्च जुताई, शेल्टर बेल्ट, चेक डैम बनाना, स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है, ठीक। जल संसाधन, जल संसाधन क्या है? पृथ्वी के 71% भाग पे महासागर है, जल है। उसमें से 97% भाग खारा है, केवल 3% भाग मीठा है। मीठे जल का अधिकांश भाग क्या है? हिमनद और हिमचादरों के रूप में है। शेष भाग भूमिगत जल, झील, नदी, वायुमंडल में जो आर्द्रता के रूप में पाया जाता है, ठीक। जल संकट के कारण क्या? जनसंख्या वृद्धि हो रही तो जल की मांग बढ़ रही, शहरीकरण से जल की मांग बढ़ रही, औद्योगिकरण, उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर जल का उपयोग हो रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। उपयोग क्या उपाय किए जाए किसके?
मृदा जल को या जल संकट की समस्या का समाधान हो तो वर्षा जल संचयन विधि, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, जल का पुनर्चक्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, इन तकनीकों का उपयोग करके हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वन, घास भूमि, झाड़ियाँ, टुंड्रा वनस्पति आती हैं। ठीक, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वर्षा, कम वर्षा होगी तो वनस्पति विरल होगी, अधिक वर्षा होगी तो सघन होगी, तापमान, मृदा ऊंचाई। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? देखिए इनका महत्व क्या है। पारिस्थितिकी संतुलन, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण, परागण, बीज प्रसार, जैव विविधता की रक्षा। खतरा कैसे हुआ? अत्यधिक शिकार किया गया जानवरों का, वनों की कटाई की गई तो इनका निवास स्थल जो जहाँ जंगलों में रहते थे वो कम हुए, प्रदूषण बढ़ा, जलवायु परिवर्तन, इनके संरक्षण के अवैध वन्यजीव व्यापार। संरक्षण के उपाय के लिए ही राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए गए, जैव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, जैव मंडल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाए गए, जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, अवैध शिकार पर रोक लगाने का सरकार प्रयास कर रही है। ठीक, मृदा निर्माण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे होती है। ये जरूरी नहीं कि 1-2 साल मृदा निर्मित हो जाएगी, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक, समोच्च जुताई मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि है। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख साधन है। भूमि क्षरण के कारण और नियंत्रण के उपाय लिखिए, तो आप मेंस में उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, कृषि क्या है? कक्षा 8 के एनसीईआरटी में देखिए, कृषि एक प्राथमिक कार्य है। फसल उत्पादन, इसमें फसल उत्पादन है, पशुपालन भी है, बागवानी भी है, मत्स्य पालन भी है, वानिकी, ये सब कृषि में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में, जीडीपी के प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी आते हैं। कृषि करना, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, वानिकी। ठीक, कृषि के कुछ प्रकार हैं, याद रखिए किसे। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि का तात्पर्य होता है ऐसी कृषि जिसमें जीविका निर्वाह होती है, छोटे खेत, पारिवारिक श्रम होता है, कम पूंजी, पारंपरिक तकनीक, उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए। एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो ऐसी चीजें उत्पादन की जाए कि 1 साल के लिए इस 5 सदस्य की खाद्य सामग्री की पूर्ति बनी रहे, इसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। यही कहीं गहन निर्वाह कृषि होती है। ठीक, और कहीं आदिम निर्वाह कृषि, दोनों तरह होती है। आदिम में स्थानांतरी और चलवासी काफी प्रसिद्ध है। एक भाई बहुत बार पूछा जाता है, स्थानांतरी क्या होती है? शिफ्टिंग स्लैश है वर्ण कृषि। चलवासी भी होती है, एक स्थान पर खेती किए, कुछ समय बाद छोड़ के दूसरे स्थान चले गए। एक होती है वाणिज्यिक कृषि, बड़े खेत, अधिक पूंजी लगाई जाती है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, बाजार हेतु उत्पादन किया जाता है। व्यावसायिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, बागानी कृषि। ठीक, बागानी कृषि में चाय, कॉफी, रबड़, केला, गन्ना आदि की खेती की जाती है, बड़े खेतों में की जाती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मानव श्रम की आवश्यकता होती है तथा इसे खाद्य प्रसंस्करण द्वारा अन्य वस्तुओं में बदल के बेचा जाता है। भारत में देखें तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, या विश्व स्तर पर उत्पादक देश भी देख सकते हैं। धान के उत्पादन के लिए तापमान उच्च होना चाहिए, अधिक वर्षा की जरूरत होती है, जलयुक्त मिट्टी हो। गेहूं मध्यम तापमान, कम वर्षा, कटाई के समय शुष्क मौसम हो। मक्का मध्यम तापमान, पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ मिट्टी। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो जाते हैं आराम से। कपास काली मिट्टी में ही उत्पादन अधिक होता है। गर्म जलवायु, पाला रहित अवधि होती है, पाला अगर पड़ता है तो कपास की जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, उसके उत्पादन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जूट या अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जलोढ़ जूट आपका बंगाल, कपास महाराष्ट्र, गुजरात, काफ़ी कर्नाटक ज़्यादा है। पहाड़ी ढाल, छायादार क्षेत्र, गर्म और आर्द्र जलवायु। चाय पर्वतीय ढाल, अम्लीय मिट्टी, वर्ष भर वर्षा चाहिए चाय के लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, चाय के लिए वर्षा तो वर्ष भर चाहिए, जरूरी होता है, लेकिन इसकी जड़ों पे पानी नहीं लगना चाहिए, इसीलिए पहाड़ी ढालों पे खेती की जाती है। क्या होता है कि जब ढलान पे खेती रहती है तो पानी बह बह के निकलता रहता है। ठीक, तो जड़ें सड़ती नहीं है, नहीं तो सड़ जाती हैं। धान में उत्पादन में चीन भारत पहले स्थान पे है। गेहूं उत्पादन में चीन भारत पहले दूसरे स्थान पे है। मक्का में अमेरिका है। मोटे अनाज में भारत है। कपास में चीन, यूएसए, भारत है।
ठीक। जूट में भारत पहले स्थान पे, बांग्लादेश दूसरे स्थान पे। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। व्हाइट फाइबर कपास को कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्राज़ील कॉफ़ी में है और चाय भारत के असम में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। कृषि के लिए आवश्यक कारक क्या हैं? जलवायु अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पर्याप्त वर्षा हो, समतल भूमि हो, सिंचाई के साधन हो, श्रम की उपलब्धता हो, पूंजी की उपलब्धता हो, आधुनिक तकनीकों का विकास हो। सहायक क्या तत्व हैं? उच्च गुणवत्ता वाले बीज हों, सिंचाई का विस्तार हो, उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो, मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, कृषि अनुसंधान पे निरंतर कार्य होता रहे, भंडारण क्षमता, शीतगृह जो होते हैं, कोल्ड स्टोर अच्छी व्यवस्था हो, विपणन बाजार की उपलब्धता हो, कृषि ऋण और बीमा की उपलब्धता। ये आप जब मेंस लिखते हैं जीएस या निबंध में कृषि किसानों की समस्या, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपके लिए सहायक बन सकती हैं। भारत बनाम अमेरिका कृषि क्या है? देखिए, भारत में छोटे खेत के आधार हैं, अमेरिका में बड़े हैं। श्रम, यहाँ अधिक श्रम है, यहाँ मशीन से आधारित कृषि होती है। सिंचाई, यहाँ उन्नत तकनीक है, यहाँ अभी भी वर्षा पे आधारित है। मिश्रित उत्पादन होती है, यहाँ व्यावसायिक होती है। उद्देश्य जीविकोपार्जन, बाजार, यहाँ मुख्य उद्देश्य बाजार होता है। झूम कृषि अक्सर सुनते हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है इसे, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित मिल्पा ये मैक्सिको में होती है। मिल्पा झूम कृषि के प्रकार है, मैक्सिको में, लदांग मलेशिया में, रोका ब्राजील में है, गोल्डन फाइबर जूट है, मिलेट्स ज्वार बाजरा रागी को कहा जाता है, कॉफी ब्राजील, राइस उत्पादन चावल में चीन, टी प्लांटेशन श्रम प्रधान व खेती है। कुछ पर्यावरणीय नीतियां पढ़ते हैं स्पेशल। 1927 में वो भारतीय वन अधिनियम आया था। 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण, याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण 1972। 1974 जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। 1980 वन संरक्षण अधिनियम। 1981 वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। 1986 पर्यावरण संरक्षण नियम। 2002 जैव विविधता अधिनियम। 2010 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायाधिकरण। ठीक। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव। 22 मार्च गौरैया दिवस 2014 या 15 में पूछा गया था। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा, हाथ में जल ले लीजिए तो मार्च में मान लीजिए, और पृथ्वी पे उस जल को गिरा दीजिए नीचे तो पृथ्वी दिवस। पहले जल दिवस, क्योंकि जल आपने हाथ में लिया तो जल पहले, याद रखिएगा, पहले जल दिवस आएगा, उसके बाद एक ही डेट है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। और जब पृथ्वी पे आप जल गिरा देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाएगा। इस क्रम को याद रखिएगा, जल से फिर पृथ्वी, पृथ्वी से जैव विविधता। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, क्रम याद रखिएगा। कभी भी मिलान करने के लिए तो आपके लिए गलत नहीं होगा कि पहले जल है फिर पृथ्वी है, और पृथ्वी पे जल गिरा देंगे तो जैव विविधता का निर्माण होगा। ठीक। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस और 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस है। ठीक। याद करने का ट्रिक जैसे है, 22 तारीख जल पृथ्वी जैव विविधता। ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, मगरमच्छ प्रजनन 1975, गैडा 1987, हिम तेंदुआ 2009। चिपको आंदोलन कब आया था? 1973 उत्तराखंड में। अपिको दक्षिण भारत कर्नाटक, चिपको से ही प्रेरित था, पांडुरंग हेगड़े थे। यहाँ सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट मुख्य थे। नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी से संबंधित सरदार सरोवर बांध जब बनाया जा रहा था तो उसके विरोध में मेधा पाटकर, बाबा आमटे मुख्य कार्यकर्ता थे। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। IUCN, ये सब पर्यावरण संबंधित संगठन है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1948 रेड डाटा बुक यही जारी करता है। IUCN कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। नीरी क्या है? राष्ट्रीय नागपुर में है नीरी, न से नीरी, यन और नागपुर, याद रखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भारत के नागपुर में है। ठीक। भूस्खलन क्या है?
भूस्खलन को समझिए। सामान्य रूप से सैल, मलबा, ढाल जब गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के परिभाषित किया जाता है। ठीक, ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था, जब तेज बाढ़ आई वहाँ पे, ठीक, बाढ़ की वजह से पानी बहा, मिट्टी कटान हुआ और भूस्खलन की घटना घटित हुई। लंबे समय तक भारी वर्षा होती है, यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देती है। नदी अवरुद्धता अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग भूस्खलन की एक मुख्य विस्तृत रूप में फैली प्राकृतिक आपदा है जो मानव जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है, चिंता के प्रमुख कारक है। बहुत पहले किन्नौर घाटी में भूस्खलन हुआ था, उसकी घटना है। ठीक, अब देखिए मृदा निर्माण कैसे होता है। जनक चट्टानें होती हैं, जनक चट्टानों के ऊपर होता है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, फिर बालू, गाद, क्ले, ऊपर होता है ह्यूमस वनस्पति युक्त मृदा, उपजाऊ मृदा, ये उपजाऊ मृदा है। उसके नीचे वाला बालू, गाद, क्ले का है। ठीक, ये परत होती है मृदा की, इस बात को समझिएगा। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर मृदा निर्माण में। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? देखिए, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस वहाँ की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका मोटाई को निश्चित आकार देते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्च तुंगता ढाल मृदा को संचय को निर्धारित करती है। जनक, सैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता इसको निर्धारित करती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को, इसको आप याद रखिएगा, मेंस जीएस में पूछा जा सकता है। कुछ कृषि पद्धतियां हैं। ठीक, एग्रीकल्चर, ये तो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन जब किया जाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन है, तालाबों, पोखरों में। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर, वाणिज्यिक रूप से सब्जियों, फूलों, फलों को उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है। ठीक, इस तरह से हमारा कक्षा 8 की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पूरे किए हैं। अगले वीडियो में कल मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरा वीडियो देखा करिए, छोटे छोटे वीडियो होते हैं ये जो आपके लिए लाभदायी हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। जय हिंद साथियों।